बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि हमारी हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया। आज IMF और दीगर इदारे कह रहे हैं कि मईशत बेहतर है। हमारी मईशत 1 साल पहले डिफॉल्ट के करीब थी। 1 साल में हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गालम गलोच के जहर को खत्म करने का वक्त आ गया है। एक दूसरे की टांगे ना खींचें बल्कि साथ दें। मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए कोशा है। इसी के साथ साथ बात करेंगे, इसमें जो IMF का वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है और इस हवाले से $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त का जो खुसूसी हसूल है उसके हवाले से IMF वफ्द इक्तसादी जायजा के बाकायदा मुज़ाकरात के लिए वजारत खजाना पहुंचा और IMF से कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज हो गया। मुआशी टीम की क़यादत में वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जबकि IMF वफ्द की क़यादत नेतन पोर्टर कर रहे हैं और इसमें वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने IMF वफ्द को मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है और इसमें चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल भी मुज़ाकरात में शरीक हैं और वजारत खजाना की जानिब से जुलाई से फरवरी तक मुआशी अशारियों पर IMF वफ्द को इसमें जो है वो पिटीशन दी जाएगी। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुनान की रिहाइयों का सिलसिला भी जारी है। 56 कारकुनान जो है कल भी उनकी जमानतें मंजूर की गई और इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंपैरेटिवली KP गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट जो कामों का सिलसिला है, प्रोग्राम्स का सिलसिला है, उसमें तशहीर इश्तहारात जो है उस पर भी पेश नजर आ रही हैं। दोनों हुकूमतें एक दूसरे को तनकीद भी की जा रही है। बैरिस्टर सैफ की जानिब से अज़मा बखारी साहबा पंजाब में जो है वो स्पोक्स पर्सन होने के नाते वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं, वो उनका जवाब देती हुई नजर आती हैं। तो इस पर भी बात करेंगे कि KP गवर्नमेंट अब तक क्या इक़दाम कर चुकी है पाकिस्तान के अवाम के लिए और दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत जो है वो भी इसी तरीके से कितने काम कर चुकी हैं, क्या इक़दामात रहे हैं, क्या नए नए पैकेजेस जो हैं उनका आगाज किया गया। हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब ने ज्वाइन किया। बाजवा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सारा अली सैयद एडवोकेट ने ज्वाइन किया। सारा साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। बाजवा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब 1 साल की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 साल मुकम्मल हो गया, डिफॉल्ट की जानिब बढ़ने की बातें हो रही थी। उन्होंने कहा कि एक भी स्कैंडल जो है वो इस 1 साला दौर में हमारा सामने नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे, 1 साला कारकर्दगी क्या नुक्ता नजर है आपके तनाजुर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश यह है कि 4 मार्च है आज और पिछले साल 2024 को 4 मार्च को जो अनाने हुकूमत था PMLN और इसकी दीगर इत्तेहादी जमातों ने संभाला। आपको शायद याद होगा और यकीनन याद होगा कि उस वक्त पाकिस्तान की मुआशी हालत बहुत अबतर थी और पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब था। और जब गवर्नमेंट आई तो ये एक सख्त किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया कि ये किसी भी सूरत मईशत को संभाल नहीं सकेंगे, क्योंकि 2 टेन्योर थे। एक PTI का दौर था, दूसरा जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस के बाद गवर्नमेंट आई थी उसका था, और तीसरा था केयर टेकर्स का। तो एक वो वक्त था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाज़ी साहब के खिलाफ वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आया। उन्होंने जबकि उनके इल्म में था कि अब उनका इख्तियार खत्म हो चुका, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने असम्बलियां डिसॉल्व कर दी। लेकिन उसके बाद फिर इंटरवीन किया कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और बहाल किया गया। और जब फिर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूवमेंट जो है वो कामयाब हुई, तो उन्हीं दिनों में उन्होंने अपने जो फेडरल मिनिस्टर फाइनेंस थे उनसे कहा और KPK के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे कहा कि आप मुलाकात करें और खत लिखें IMF को कि आप इनके साथ आइंदा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो MOUs हैं, वो साइन ना करें। नंबर 1। नंबर 2, और जब उनको इल्म में आया कि ये गवर्नमेंट जा रही है तो उन्होंने जो MOU साइन किए थे IMF के साथ
कि हम 20 रुपए पर लीटर जो पेट्रोल बढ़ाएंगे, उन्होंने 10 रुपए पर लीटर कम कर दिया और कहा गया था कि 20% हम अपनी करेंसी को डिक्रीज करेंगे, उसको भी उन्होंने डिक्रीज ना किया। और इस वजह से जो 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 कॉन्फिडेंस था IMF के साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ और पाकिस्तान स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो कॉन्फिडेंस शेक हो गया। और उस वजह से कॉन्फिडेंस शेक होने की वजह से, क्योंकि ये जो MOU थे, जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ये अफराद के दरमियान नहीं थे, ये एक स्टेट और एक इंटरनेशनल मालियाती इदारे के साथ था। और उसके लिए गवर्नमेंट्स पाबंद होती हैं, रियासत पाबंद होती है, जो भी, चाहे कोई उस वक्त गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो। तो उन्होंने पाकिस्तान को अपनी जो मजीद बकिया इमदाद थी IMF ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, ये अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरती, इसके लिए बड़ी सख्त मेहनत करना पड़ी। और गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, उनके साथियों को अपने दोस्त ममालिक के साथ, चाइना, सऊदी अरब, अबू धाबी, तुर्की और दीगर ममालिक के साथ बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके कहीं से उधार तेल लेना पड़ा, कहीं उनसे कहा गया कि आप हमें रीशेड्यूल कर दें। और बड़ी मुश्किल से फिर बड़े कंट्रीज ने, आई मीन टू से चाइना और सऊदी अरब ने इंटरवीन किया, और उसके बाद फिर जो किस्त थी वो इस गवर्नमेंट को दी गई। और आज देखें, ये कोई फख्र की बात नहीं है, ये मैं फख्र नहीं कर रहा इस बात पे कि बड़ा फख्र है हमें कि हमें गवर्नमेंट ने, हमें IMF ने कर्जा दे दिया। ये बर्डन है और ये इस कौम को देना ही, उतारना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। लेकिन जो खतरा था कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान की ये गवर्नमेंट नाकाम तरीन गवर्नमेंट साबित होगी, हमने, ये दुरुस्त कहते हैं मियां शहबाज साहब कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया, लेकिन हमने अपनी रियासत को बचा लिया। और आज आप देख रहे हैं कि जो मुआशी इशारिये हैं, जो हमारी मईशत है, वो इकानमी जो है वो एक ट्रैक के ऊपर, पटड़ी के ऊपर चढ़ चुकी है। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द दुनिया की बेहतरीन मईशतों में से एक मईशत बनेंगे इंशाल्लाह। जी मैडम सैयद, आप क्या कहना चाहेंगी? ये बाजवा साहब का नुक्ता नज़र आपने जान दिया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू भी आपने जानी, दोबारा से उनकी जानिब से एक मस्बत पैगाम भी सामने आ रहा है कि टांगे ना खींचें, मिलकर साथ चलें, आगे बढ़ें, कौम की बेहतरी के लिए कोशाएं। क्या कहना चाहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सुनी आपकी बात। एक्चुअली बात ये है कि पहले आप ये बताइए कि तरक्की, ये जो अभी हमने देखा है, ये एक सेल्फ प्रेजिंग शो था, आप इसको नार्सिसिस्टिक साइड पे ले जाएं, शायद थोड़ा सा, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इसको कहते हैं, जिसमें जो पेशेंट होता है वो सिर्फ अपनी तारीफ सुनना और करना चाहता है और दूसरे को इंफीरियर करार देना चाहता है। तो ये एक ऐसा ही स्टेट ऑफ माइंड है इस हुकूमत का। दूसरी बात ये कि जैसा अभी माजी में जो PTI का रहा, नहीं, PTI का बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पर तो छोटी सी एक चीज करके और उसके छोटा सा कोई शो करके और उसके बाद फौरन से तमाम अखबारात और उसके बाद तमाम इश्तिहारबाजियों में जो इतना लाखों करोड़ों का पैसा खर्च होता है अपनी सेल्फ प्रेजिंग पर और अपने किए गए कामों पर, तो इसको हम नार्सिसिज्म ही कहेंगे। जबकि अभी जो आपको अरबाब न्याज स्टेडियम का नाम चेंज करके इमरान न्याजी स्टेडियम रखा गया, उस बात पर भी इमरान खान से जब उनको, उनकी बहनों ने उनको बताया, तो वो उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये नुमाइश और ये नमूद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना मैंने कभी अपने टाइम पे ये सब कुछ किया है, तो प्लीज इस फैसले को वापस लिया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट, अभी आपने कहा कि इमरान के दौर में ऐसा होता था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। दूसरी बात ये कि उस्मान बुज़दार साहब के इसी तरह के इश्तिहारात जो हैं वो हमारी नज़रों से आज भी गुजरते हैं और कुछ प्रोग्राम्स में भी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी अज़मा बुखारी साहबा ने भी रखे कि उस्मान बुज़दार साहब की बहुत बड़ी तस्वीर और साथ में खान साहब की तस्वीर उसमें इसी तरह से जो है वो अखबारात के इश्तिहारात में शामिल थी। नहीं, इमरान खान साहब के दौर में बिल्कुल भी इमरान खान साहब की तस्वीरें, जैसे यहाँ पर हमारे पब्लिक लेटरिन्स पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और इन सब की तस्वीरें और दूध के डब्बों पर जिस तरह से लगी हुई होती हैं, तो ये इन पर इनके काम का इतना वो नहीं होता, इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इस पर, बल्कि उल्टा हंसी आती है और शर्मिंदगी होती है इस किस्म की नमूदो नुमाइश से। क्योंकि देखिए, तारीफ होती है जो आवाम करे,
तारीफ वो नहीं होती जो आप अपने मुंह से करो या आप पैसे देकर अखबारों को या दूसरे मीडिया को कहो कि आप हमारी तारीफ करें। तारीफ वो नहीं होती। तारीफ वो होती है जो दूसरों के मुंह से होती है और जो आवाम के मुंह से। आप इस वक्त तरक्की का जो इस वक्त राग अलापा जा रहा है और महंगाई खत्म करने का राग अलापा जा रहा है कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है, तो ये तरक्की तो बेशक हुई है, लेकिन चंद मामलात में तरक्की हुई है। जैसे अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे की सूरत में तरक्की हुई है, ग्रोथ हुई है, मगर गवर्नमेंट के ग्रोथ फिगर्स जो भी हैं उससे कतई नजर मैं कुछ और फिगर्स देना चाहती हूँ। पिछले 3 साल की तारीख में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क हिजरत हुई है। रोजगार की तलाश में जितने भी पाकिस्तानी जो गरीब हमारे पाकिस्तानी थे, 18 लाख नौजवान जो हैं हमारे पिछले 3 सालों में मुल्क छोड़कर चले गए हैं। इस मुल्क से मायूसी की सूरत को यहाँ पे रोजगार से मायूसी की वजह से, और जब वो यहाँ से मुल्क छोड़कर गए हैं 2022 और 2023 में जो फॉरेन रेमिटेंस था, ये फॉरेन रेमिटेंस वो है जो वो बेरोजगार नौजवान जो मुल्क छोड़कर गए अपने प्यारों के लिए कमाने के लिए, और वहां से जाके जो अपने प्यारों को अपना दिन रात का पसीना एक करके पैसे भेजते हैं, जिसकी कीमत वो अपनों से दूरी की सूरत में अदा करते हैं। वो जो पैसा वहां से यहाँ आता है, वो 2022 और 2023 में जो फॉरेन रेमिटेंस था वो 29 बिलियन डॉलर था। 2023-2024 में ये 30 बिलियन डॉलर के करीब हो गया, और 2024-2025 में ये 35 बिलियन डॉलर से भी अब एक्सीड करने वाला है। जी, उससे भी ज्यादा एक्सीड करने वाला है। तो पिछले 2 सालों में फॉरेन रेमिटेंस जो है 9 से 10 अरब डॉलर बढ़ा है, और ये तारीख की सबसे बड़ी हिजरत है जो हमारे मुल्क के नौजवानों ने मायूसी की हालत में की है कि वो कश्तियों में सवार हो कि किस तरह वो मुल्क छोड़ कर गए हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर अपना फ्यूचर नजर नहीं आता। वो कुछ कश्तियां पहुंच जाती हैं, कुछ कश्तियां रास्ते में उलट जाती हैं, और लोग जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों से जुदाई जो है वो उनका मुकद्दर बन जाती है। ये जो 10 अरब बढ़ने से, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ने से जो हमारे ट्रेड डेफिसिट है उसमें डेफिनेटली फिर 10 अरब कमी वाक़या हुई, और इसी वजह से जीडीपी और तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो हकीकत ये नहीं है जो कि दिखाई जा रही है, हकीकत ये है जो आवाम के घरों में इस वक्त हो रही है। जो महंगाई का इस वक्त हमारी गवर्नमेंट क्या राग अलाप रही है कि हमने तो रमजान पैकेज दिया है, रिलीफ पैकेज दिया है। पेट्रोल की प्राइस जो है वो रमजान में इन्होंने 50 पैसे कमी की है, और नई प्राइस है 253.63 पर लीटर। हाई स्पीड डीजल है में 5.31 रुपीज कमी की गई है, और अब जो नई प्राइस है 258.64 पर लीटर। इसी तरह मिट्टी के तेल में 3.53 रुपए कमी की गई है, और ये कमी सिर्फ आइंदा 15 रोज के लिए की गई है। तो ये जो कमी है, महंगाई का ग्राफ गिर नहीं रहा। महंगाई जिस तेजी से बढ़ रही थी, हाँ उस तेजी में कमी जरूर आई है, मगर महंगाई का ग्राफ गिरा नहीं है, बिल्कुल महंगाई ऊपर ही जा रही है, लेकिन जरा स्पीड स्लो हो गई है। तो ये जो इनके मसलसल दावे हैं, अवाम अभी भी स्पीड कंट्रोल कर लेना, इस महंगाई की शरह में कमी आ जाना, ये क्रेडिट किसको देना चाहेंगी मैडम सैयद? ये क्रेडिट शायद ये थोड़ा बहुत ले ले, लेकिन देखिए आम आवाम के घर जाके पूछे, रमजान में फल की कीमत, चिकन की कीमत, घी की कीमत, तेल 3-4 रुपए जो है वो रमजान में कमी की गई है शेख और नोश की कीमतों में। 3-4 रुपए, 5 रुपए किसी चीज में। अब जो कमी की गई है उससे पहले इन्होंने बेतहाशा इजाफा भी तो किया था। डीजल में 80% से ज्यादा इजाफा कर दिया, पेट्रोल की कीमत में 70% से ज्यादा इजाफा पहले किया। बेतहाशा इजाफे के बाद अगर आप 3-4 रुपए कमी कर देंगे रमजान का रिलीफ पैकेज के नाम पर, तो वो कोई कमी नहीं है। बिजली में 212% से जायद इजाफा किया गया, घरेलू सिलेंडर में 43% से जायद इजाफा किया गया। इसके अलावा गैस, चावल, अशियाए खुर्दनोश, आटा, चीनी, बीफ, मटन, चिकन, अंडे, दूध, घी, इन सब की कीमतों में 70, 80 और 150% से जायद इजाफा करने के बाद अगर आपने रमजान में 3 या 4 रुपए कमी कर दी, तो वो ना तो आवाम के ऊपर कोई एहसान है और ना ही वो कोई रिलीफ है। इसी तरह
एक साल में 1,30,00,000 अफराद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2022 में शरह गुर्बत 184% थी, जो अब 253% हो गई है। रिजीम चेंज के बाद जीडीपी ग्रोथ जो है वो मुसलसल कमी का शिकार है। 2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट था 6.8%, जो 2025 में 0.92% है, और उसमें जो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है वो भी मैंने आपको बताया कि वो रेमिटेंस की वजह से हुआ है। एक साल में नेट बंद करने से या सोशल मीडिया स्लो डाउन करने से 1.62 बिलियन का लॉस हुआ है। ये रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में आज तक पाकिस्तान को $42 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा अभी इन्होंने कहा कि हमने हमारी दौरे हुकूमत में कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। तो स्कैंडल मैं थोड़ा सा याद करा दूं कि दुबई लीक्स की सूरत में जो $12 बिलियन का स्कैंडल सामने आया था वो आप ही की हुकूमत का है। इसके अलावा गंदम स्कैंडल जो सामने आया है $1 बिलियन का, वो भी आप ही की हुकूमत का है। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन के लिए वर्ल्ड बैंक से $1 अरब आए थे। सेनेट की कायमा कमेटी में सेनेटर सैफुल्ला ने इस पर सवाल उठाया है कि जो वो $1 अरब की ग्रांट आई थी घर तामीर करने के लिए, उसमें से सिर्फ 24 करोड़ तहरीरी तौर पर कागजात में खर्च किए गए, यानी 1/4 हिस्सा, और बाकी उस पैसे का कोई पता नहीं कि वो पैसा कहाँ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा शेयर हुआ है जिसके मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैव ड्रॉप्ड बाय nearly $1 billion in just 8 weeks from 13 December to February 7th. तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। ये वो तमाम डेटा है जो कि मैं बकायदा वहां से बता रही हूँ पढ़ के, मतलब ये मेरी खुद की बताई हुई बात नहीं है। इसके अलावा देखिए आईटी की इंडस्ट्री को इन्होंने वजारतों में, आप देखें कि फेडरल कैबिनेट में इन्होंने इन तमाम बुरे हालात के बावजूद इन्होंने फेडरल कैबिनेट में 55 वज़रा का इजाफा कर दिया। आपको पता है कि परवेज खटक साहब को भी एडवाइजर लगा दिया है जनाब। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे तमाम लोगों को जिनके बारे में ये कहते थे, जिनके बारे में इन्होंने पता नहीं इसके बारे में क्या क्या कुछ कहा था, उन सबको इन्होंने अपनी जहांगीर तरीन को ये चीनी चोर कहते थे, उन्हें इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का रुकन बना दिया। मैडम सैयद थोड़ी सी अगर खान साहब भी बात मान ले तो शायद उनको भी कोई मिनिस्ट्री, कोई एडवाइजरी दे दे, शायद मुस्लिम लीग नवाज भी। अलीम खान को वफाकी वजीर बना दिया। परवेज खटक पर बीआरटी में करप्शन का इल्जाम लगाते थे, उन्हें मुशीर बना दिया। ओन चौधरी अशराफिया की पार्टी में बकौल इनके ड्रग सप्लाई करते थे और उनको मुशीर बना दिया। तो अब आप ये बताएं कि इन बुरे हालात में जो कि पाकिस्तान के चल रहे हैं, उसके बाद 55 वज़रा की तादाद कर दी गई इस एक तरक्की पजीर मुल्क में। तो यहाँ पे जो हमारे, मैं आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ कि जो हमारे बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर वफाकी काबीना में, कैबिनेट में जो तादाद होती है, यूनाइटेड स्टेट्स में 26 है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में 31 है। इसके अलावा इंडिया में 30 है और जापान में 24 है। जबकि हमारे इस मुल्क में इन बुरे हालात के बाद जो इन्होंने हमारे मुल्क को तबाह करके रख दिया, इसमें 55 है। ऐसे कौन से हमारे शोबा जात हैं जो कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहे और हमें उनकी वजारतें बढ़ानी पड़ रही हैं। गंदम के किसानों का मैं आपको बताऊं कि गंदम के किसानों से शायद वोट ना लेने का बदला लिया गया है कि हुकूमत जो है वो किसानों से गंदम खरीदती है और इस बात का ख्याल रखती है कि उनको कम कीमत पर गंदम ना बेचनी पड़े। मगर इस बार गंदम की बहुत कम कीमत मुकर्रर की गई और फिर इस कीमत पर भी हुकूमत ने गंदम खरीदने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इसमें तो बहुत करप्शन है, जिससे किसानों की कमर टूट गई। और अगले साल अब इसी वजह से किसान नॉर्मल से बहुत कम गंदम काश्त करेगा, 11% कम गंदम काश्त होगी। मैडम सैयद इतने पॉइंट्स आपके फैक्ट्स के साथ आए हैं। मैं बाजवा साहब से भी इस पे जरा उनका नुक्ता नजर जान लूं, कहीं भूल ना जाऊं मैं भी और बाजवा साहब भी। बाजवा साहब, मैडम सैयद ने तो फैक्ट्स के साथ तमाम तर चीजें सामने रख दी हैं, वजारतों से भी नवाजा जा रहा है और वो लोग जिनके अगेंस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहा करती थी जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, आज वो वजारतों के काबिल हो गए। तो कल खान साहब को भी कोई इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? मैं पॉइंट टू पॉइंट गुजारिश करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, इन्होंने बात की कि जी 18 लाख लोग जो हैं ये बैरून मुल्क चले गए। तो मैं ये समझता हूं कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और जो हमारे
सफीर हैं, सुफरा हैं दीगर ममालिक में, वो ये उनकी मेहनत का नतीजा है कि उन्होंने तमाम ममालिक से रिक्वेस्ट की कि आप इंडिया से, बांग्लादेश से, दीगर ममालिक से, अफगानिस्तान से लोगों को बुलवाते हैं, तो आप पाकिस्तान के जो हमारे लेबरर हैं या अनस्किल्ड लोग हैं, आप उनको भी यहाँ पे बुलवाएं। और उनकी एफर्ट की वजह से 18 लाख लोग जो हैं वो बैरून मुल्क गए। और बकौल सारा अली सैयद के, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है कि उन्होंने कहा कि ये 10 अरब डॉलर जो हैं ये उनकी वजह से हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस जो है, यानी इन्होंने इतराफ कर लिया कि फॉरेन रेमिटेंसेस जो थी, जिनको न्यायाधीश साहब ने कहा कि बिल्कुल आप लोग कोशिश कर रहे थे। हाँ, तो उसके बावजूद 10 अरब डॉलर जो है वो बड़े हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात इन्होंने की कि ये इन्होंने वजारतें बढ़ा दी हैं और कंपैरिजन इन्होंने किया यूएसए का और यूके का। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखना है और एक भी वजारत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उसके उससे ज्यादा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो इस वक्त कैबिनेट है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाह रहा हूं, उसमें से कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो बतौर मिनिस्टर सैलरी विदड्रा करा रहे हैं। एक भी शख्स बतौर मिनिस्टर सैलरी नहीं ले रहे, सब जो है वो गवर्नमेंट की, मुल्क की, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। इसलिए कोई नया बोझ नहीं है। उस वजह से आज भी जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मियां शहबाज साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जो हम तरक्की की एक राह के ऊपर चल पड़े हैं, ये एक टीम वर्क का नतीजा है। तो उन्होंने अपनी टीम को, जो डिपार्टमेंट्स खाली थे, जहां से काम रुके हुए थे, एक एक शख्स के पास 3-3 मिनिस्ट्री के सिग्नेचर होने थे और बड़े मसाइल थे, उन्होंने उनको हल करने के लिए इनको एनहांस किया है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए कोई भी जो पैसे हैं या जो माली बोझ है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं पड़ रहा। ठीक है जी सर, ये सर ये जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त पे माली बोझ नहीं पड़ रहा या पड़ेगा, तो ये जो नए वज़रा हैं ये सिर्फ नाम का ही है, इनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी? परवेज खटक साहब बिना तनख्वाह के काम करेंगे? मैं अर्ज करता हूँ बिल्कुल बिना तनख्वाह के काम करेंगे, कतई तौर पे वो तनख्वाह नहीं लेंगे। मुझे आई नो इट वेरी वेल कि मैं एक इंटरनेशनल टीवी चैनल के ऊपर बैठा हुआ हूँ और मैं ऑन रिकॉर्ड जा रही है ये बात, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। मैं बड़े फिर अदब से गुजारिश करूंगा भट्टी साहब कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त की जितनी हमारी कैबिनेट है उनमें से कोई एक शख्स भी बतौर मिनिस्टर सैलरी ड्रा नहीं करा रहे। ठीक है जी, ये जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। अब आप अच्छा, अब हम जाते हैं कि ये इन्होंने कहा कि स्कैंडलाइज करने की कोशिश की। देखें, इन्होंने कहा कि गंदम का जो बहरान पैदा किया गया, ये मैं आपको अर्ज करूं, ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जब गंदम को पहले उन्होंने अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट की और फिर उसके बाद उन्होंने जब गंदम का जखीरा खत्म हो गया तो उन्होंने इंपोर्ट की। जब उन्होंने इंपोर्ट की तो उसके बाद ना तो पाकिस्तान में जो महकमा जो खुराक है उसके पास जो स्टोरेज थी, ना उनमें जगह थी और ना ही गंदम खरीदने के लिए पैसे थे, क्योंकि गंदम वो इंपोर्ट कर चुके थे। और ये स्कैंडल जो है ये केयर टेकर गवर्नमेंट का था, प्रेजेंट गवर्नमेंट का, या आई मीन टू से मरियम नवाज शरीफ साहब का कतई तौर पे नहीं। और वही जो केयर टेकर गवर्नमेंट के सरबराहान थे वो दोनों आज मौजूदा हुकूमत वक्त का हिस्सा हैं, एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं और एक सेनेटर हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं हमजा साहब, लेकिन बात यह है, बात हम करेंगे आज की। और अगर देखें ये साबिक अगर बात करेंगे ना, मैं आपको अर्ज करूं 2013 के इलेक्शन में जिस दिन आखिरी दिन था गवर्नमेंट का, ऐसे लोग जिन्होंने आखिर दिन तक नेशनल असेंबली से और सूबाई असेंबलियों से अपनी अपनी सैलरी ड्रा कराई, वेरी नेक्स्ट जिस दिन उन्होंने उनका टेन्योर खत्म हुआ पूरे 5 साल, उसके अगले दिन ये दो पर्सन ज्वाइंड पीटीआई, अगले ही दिन उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और ये क्या, ये कोई जो जिनका आप नाम ले रहे हैं खटक साहब, क्या ये कोई पैदाइशी तौर पे पीटीआई के थे?
उससे पहले किस गवर्नमेंट में थे। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मैं जवाब और जवाब पे ऊपर प्रोग्राम को खराब करूं, क्योंकि इल्जाम लगाना बड़ा आसान है। और लेकिन आज के दौर में अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो लोग, मैं समझता हूँ साहब, एक सेकंड में चैनल को ऐसे चेंज कर जाते हैं। सर अगर आपकी बात में सर मैं आपकी बात बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहा हूं। सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं वो इस काबिल नहीं थे कि उनको ये एडवाइजरियां और मिनिस्ट्रियां दी जाएं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो हैं वो कम पड़ गए थे? जो दूसरी दीगर जमातें हैं जो अलग बनी, अलग आपके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कंटेस्ट किए, उनको ये वजारतें देना पड़ी? देखें इसमें दो ऑप्शंस हैं और दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तरफ के लोग ये कहते हैं कि देखें जी, इन्होंने इतनी मिनिस्ट्रियां बना दी हैं और तमाम अपनी पार्टी के लोगों को इन्होंने अकोमोडेट किया है। इनको चाहिए था कि जो लोग दूसरी पार्टियों को से इनके साथ कोलैबोरेशन की है उनको अकोमोडेट करते। अपने बंदे ने तो नाराज नहीं होना होता, अपना बंदा तो साथ ही होता है हर हालत में। सर, बड़े बंदे नाराज हैं बाजवा साहब, बहुत बंदे नाराज हैं। मेरी बात तो सुन ले सर। अब हमजा भट्टी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये आया है कि आपने दीगर पार्टियों के साथ क्यों ऐसा किया है। देखें, ये आइन के मुताबिक है कि अगर कोई नॉन इलेक्टेड हो तो उसको भी मशीर रखा जा सकता है। इसलिए अगर एक दो आदमी को हमने अकोमोडेट किया है तो ये सियासत है, सियासत में ऐसा करना ही पड़ता है। लेकिन वो विदाउट सैलरी काम करेंगे, वो कोई बेनिफिट्स नहीं लेंगे। मैं तीसरी दफा ये बात गारंटी के साथ कर रहा हूँ। ठीक जी, मैडम सैयद क्या कहना चाहेंगी? बाजवा साहब ने तमाम तर जवाबात आपको दे दिए हैं। जी लेकिन ये जो बात की है कि आपने भी इनसे पूछा कि दूसरी पार्टियों के लोगों को आपने ये वजारतें क्यों दी, अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं दी। तो देखिए, फॉर्म 47 की जो ये हुकूमत है ये जानती है कि इसके पास अवाम का वोट नहीं है। ये जानती है कि ये दूसरे रास्ते से आए हैं और अवाम के वोट की ताकत से नहीं आए। ये अभी कुछ सिनेरियो ऐसा भी बन रहा है कि अर्ली इलेक्शंस की या नेक्स्ट इलेक्शंस की तैयारियां भी हो रही हैं। तो ये वजारतें कुछ इस सिलसिले में भी इन लोगों की दी जा रही हैं कि इनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए या इनकी हिमायत हासिल करने के लिए, या अपना वोट बैंक तो ये नहीं बढ़ा सकते, ये इनकी पूरी कोशिश ये है कि ये अवाम को तो नहीं खरीद सके, मगर इनकी कोशिश ये वजारतें देने से और दूसरी पार्टी के लोगों से मेल मिलाप करने से सिर्फ ये है कि इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों की अगले इलेक्शन के लिए हिमायत हासिल हो जाए। तो आप समझती हैं परवेज खटक साहब की हिमायत हासिल हो जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नुकसानदेह साबित हो सकती? नहीं, नुकसानदेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस पार्टी के साथ आवाम खड़ी हो, आप पूरी अपनी एड़ी चोटी का जोर भी लगा लें, उस पार्टी को दीवार से लगाने के लिए आप कुछ भी कर लें जिस पार्टी के साथ, और ये बात ये लोग भी जानते हैं कि पीटीआई के साथ इस वक्त पूरी आवाम खड़ी है, तो जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें पीछे लगाने की, वो हो नहीं सकती। भट्टी साहब, मैं अर्ज ये कर दूं, मैं आपकी इजाजत से। सर देखें, केपी में जहां पे इनकी गवर्नमेंट है, फेड सूबाई हुकूमत है और ज्यादा एमएनए इनके हैं, वहां पर भी जो इनके अपोनेंट हैं, आई मीन टू से मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनको ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उनको अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पे बिठा लें, लेकिन ये ना पहले कामयाब हुए ना इधर कामयाब होंगे। वो भी कहते हैं कि ये फॉर्म 47 की पैदावार है, वहां इसका जवाब नहीं दे पाते। नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं वहां पे गए और कितने लोग जो हैं वो अपीलेट सुप्रीम कोर्ट में गए। और देखें, पाकिस्तान का अल्टीमेटली एक सिस्टम है, पहले इलेक्शन ट्राइब्यूनल था, उसके बाद अपीलेट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। क्या किसी एक भी जगह इनकी फेवर में ये जो इल्जाम तराशी करते हैं, जो एक स्टीरियो कैसेट चला देते हैं, फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 45, फॉर्म 47, कहीं इनको किसी भी जगह से रिलीफ मिला? बाजवा साहब, अगर नहीं मिला, बाजवा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर्स हैं, उनकी मैं बात आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि वो उनका मैसेज 1-on-1 कन्वर्सेशन में ये था कि ये जिस हल्के में जाएंगे ये अपील करेंगे, वो हल्के हमारे होते जाएंगे। ये ऑफ रिकॉर्ड उनकी बात है। तो यही डर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही समझ आ गया था कि हम जाएंगे तो ये भी छिन जाएंगे। नहीं, देखिए, ये बात दरअसल ये नहीं थी। बात ये थी, उनके कहने का मकसद ये था
कि अगर ये वहां पे री पोल की बात करेंगे, दोबारा इलेक्शन की बात करेंगे, तो फिर यकीनन हमारे ही आदमी एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीतेंगे, क्योंकि हम जो है वो इस वक्त डिलीवर कर रहे हैं और अवाम ये समझ रही है कि मियां शहबाज साहब और सूबा पंजाब में मरियम नवाज साहबा जो है वो बेहतरीन काम कर रही हैं। और लोग समझते हैं कि देखें कराची में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि आप हमें मरियम नवाज ला दें, तो उसमें भले बाद में इतराजात भी हुए, लेकिन इससे पहले जब एक वक्त था जब मियां शहबाज साहब भाई साहब माजरत के साथ ये पिछले प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया, साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पंजाब हमें दें, हम पंजाब को भी सिंध बनाना चाहते हैं। अच्छा चले, तो इन्होंने जिस शख्स को चीफ मिनिस्टर बनाया था, तो वो मैं आपको एक बात याद कराता चलूं कि वो जा रहे थे और रास्ते में कहीं कुछ खवातीन और बूढ़े मर्द गांव के खड़े थे, तो उन्होंने फॉर कर्टसी वहां पे ब्रेक लगाई, तो उन्होंने कहा जी हाँ अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, वालेकुम सलाम। और किसी ने पूछा जी ये कौन है, उन्होंने कहा जी ये वजीर आला है। उन्होंने कहा ये वजीर आला क्या होता है? तो जो थे ना बुजदार साहब, उन्होंने ये फरमाया ज़बान खुद, उन्होंने कहा कि मैं पंजाब दा शहबाज शरीफ लगा आया, मैं पंजाब दा शहबाज शरीफ लगा आया। मकसद ये है, और चाइना ने कहा कि ये शहबाज स्पीड है, और आज चाइना और पूरी दुनिया में शहबाज स्पीड से बढ़ के एक मरियम नवाज जो है वो एक ज्यादा एक्टिव हो गई हैं। आज तो चचा और भतीजी में एक मुकाबला चल रहा है कि चचा कहता है कि मैं ज्यादा खिदमत करता हूं, लेकिन भतीजी कहती है कि नहीं मैं चचा से ज्यादा खिदमत करना चाहती हूं, ताकि जो लोगों को रिलीफ है वो दिया जा सके और अवाम के मसाइल हल किए जा सकें। और जितने प्रोजेक्ट, जितने एजुकेशन में, हेल्थ में और एग्रीकल्चर में स्पेशली, और आज जो मीटिंग मरियम औरंगजेब साहबा ने जिसको होल्ड किया है, उसमें जो सेहत के लिए जो बातें वहां पे तय हुई हैं, या जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है रमजान पैकेज या इंटरेस्ट फ्री लोन जो है छोटे कारखानेदारों को, सनतकारों को देने जा रही हैं, ये एक मिसाली एक गवर्नमेंट है। और यकीनन जब 2 साल, सिर्फ इन्होंने 2 साल का टाइम मांगा था, अभी 1 साल हुआ है, आइंदा साल 3-4 मार्च को आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह उड़ान पाकिस्तान की तरफ जो है वो भी हमारा प्रोग्राम कामयाब होगा, और पाकिस्तान एक दुनिया की जो एक मजबूत मैशत है उसमें इनका नाम शामिल है। ठीक, बाजवा साहब आपने जिस तरह से तज़किरा किया प्रोग्राम्स जो हैं, इनिशिएटिव्स जो हैं मरियम नवाज साहबा के, और इसकी सारा साहबा ने जो बात की थी कि तशहीर करना, अखबारात में छपाइयाँ करना, तस्वीरें लगना, खा वो रेडी बाज़ार हों, रेडी बाज़ार में वहाँ पे जो मजदूर हैं उनकी जानिब से ये बयानात सामने आए हैं कि ये बोर्ड ना लगाया गया तो हमें जुर्माने होते हैं 35-35 हज़ार के। अब वो किसी भी किस्म का स्टॉल है तो वहां पे तस्वीर जरूरी है। इसी तरह से केपी गवर्नमेंट ने केपी सर सुनिए, इसी तरह से केपी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एक किताब छाप दी गई है, उस किताब पे भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो अवाम अपने कारोबार छोड़ के, काम छोड़ के इश्तिहारात, ये खबरें, ये किताबें ये पढ़ें, या फिर वो देखें कि हमें महंगी चीजें मिल रही हैं? नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि आप चूंकि एक मीडिया पर्सन हैं और मुझसे बेहतर तरीके से आप जानते होंगे कि किस कदर डेली बेसिस पे, फिर माहाना बेसिस पे और फिर एनुअल बेसिस पे एक टेलीविजन चैलेंज को, टेलीविजन जो है चैनल उसको और किसी अखबार को कितने पैसों के इश्तिहार जो है वो जारी करना होते हैं। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन इदारों को चलाना। और अगर उस लिमिट में रह के, अगर उस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो इसमें कोई गैर कानूनी और कोई गैर अखलाकी बात नहीं है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, तो मैं ये समझता हूँ कि जो देखें, जो करना है वो आपको दिखाना तो पड़ेगा, अवाम को बताना तो पड़ेगा। यकीनी तौर पे आज जदीद मीडिया का दौर है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वो पूरा होता है, वो पूरा होता है या नहीं होता, वो पहली बारिश में बह जाता है या नहीं बहता, वो एक अलग बात है। मुझे बताएं ना कौन पहली बारिश में बह गया? सारे जो प्रोजेक्ट है वो इंटैक्ट है। बाइक मोटर लाइन सर, बाइक मोटर लाइन सर,
ग्रीन कलर सर पहली देखिए, बारिश में हवा के बल उड़ता हुआ नजर आया। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो वहां चल रही है कि नहीं। मैं आप देखते नहीं है रोजाना, वहां मोटर बाइक चल रही है कि नहीं? सर चल रही है, रंग कितने गया क्योंकि सर? सर जी रंग तो फिर देखें, वो कोई लोहे का रंग थोड़ा था, एक पेंट था, बारिश हुई उड़ गया आपके सामने ही है, आर्मी तौर पे जल्दी में किया गया, लेकिन एक ट्रैक तो दे दिया, एक नया रास्ता तो खुल गया, लोगों को एक लाइन तो दे दी कि आप इसके अंदर चलें ताकि मसाइल जो है ट्रैफिक के कंट्रोल किया जा सके। बात यह है कि आपकी ख्वाहिश और आपका जो विजन है वो क्या है, और विजन के मुताबिक हम कंट्रोल करने में कामयाब हैं। हम चाहते हैं कि जो मोटर बाइक्स वाले दोस्त हैं या साइकिल वाले साथी हैं वो एक अलग ट्रैक सर में फिर ये चलें वो ताकि मोहसिन नकवी साहब पे भी बात नहीं बनती, फिर उन्होंने भी स्टेडियम में कुर्सियां लगवा दी, बेशक वो पहले मैच में टूट गई हैं, आपके लिए स्टेडियम तैयार है, बेशक नीचे बैठ के देखना क्यों ना पड़े। देखें सर, इसमें देखें कमी कोताही हर जगह पे होती है। आप कोई भी चीज ले लें उसमें देखें, जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे उस वक्त तक तो नहीं पता चलेगा। और यकीनन जिन लोगों ने अगर ऐसी कोई कमजरफी की है या कहीं कोई करप्शन का बाजार गर्म हुआ है तो यकीनन उसका भी सद्देबाब किया जाएगा। सर सदेबाब लेकिन किया गया, कमेटी बनाई है, लेकिन वो कमेटी जो है वो कोई भी अभी तक इंक्वायरी करने में कामयाब नहीं हुई, और ये कोई 100, 200, सैकड़ों या हजारों रुपए का मामला नहीं है सर। मरियम लेकिन साहबा करोड़ों के का मामला इनिशिएटिव काबिले दीद है, लेकिन हम्म, एंड ऑफ द जो डिलीवरिंग पॉइंट है वहां पे ये सुकम और कोताहियां हैं, और अगर इस पे मरियम साहबा इस पे बेहतर तरीके से इंक्वायरी नहीं करवा पाती तो फिर मरियम नवाज साहबा पे भी ये सवालात उठते रहेंगे। मैं बड़े यकीन वासिक से ये कहता हूं कि जितनी अच्छी इंक्वायरी मरियम भी करवाएंगी और जितना सख्त रवैया या जितना सख्त मामला वो करेंगी शायद कभी किसी ने ना किया होगा। ठीक। मैडम सैयद लाहौर में स्टेडियम बनता है और उस पे इमरान खान इंक्लूजर्स का एक बोर्ड लगता है, काबिले दीद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, और वहां पे कौमी खिलाड़ी को बानी पीटीआई को याद रखा गया, क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल याद रखा गया और याद रखा जाना भी चाहिए, मगर इमरान खान साहब को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि नमूदो नुमाइश उनको कभी भी पसंद नहीं रही, ना उन्होंने कभी अपने दौर में जगह जगह अपनी पोस्टर्स, अपनी तस्वीरें और इस तरह की उनको नमूदो नुमाइश पसंद रही है कभी। दूसरी अभी आपने बात की कि सड़क और डिवाइडर के मामले पे जिसका रंग पहली बारिश में निकल गया, तो डेफिनेटली वो तो निकलना ही था क्योंकि वो कोई जिस तरीके से वो काम किया जा रहा है। और आपने अभी विजन की बात की, विजन की बात यह है कि 600 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट आपकी हुकूमत में शुरू किया जा रहा है, पंजाब हुकूमत का, अंडरग्राउंड मेट्रो का, जो कि 27 किलोमीटर की है। ये एक बिल्कुल अननेसेसरी किस्म का प्रोजेक्ट है। जैसे हालात हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिकल, इस किस्म के मंसूबे अननेसेसरी से लगते हैं। जो ये शुरू होगी रायविंड के करीब से, वेलेंशिया के करीब से शुरू होगी और इचरे तक जाएगी, और 3 साल में ये मुकम्मल होगी। 600 अरब में से डेफिनेटली 40 से 60% तो किक बैक्स में और कमीशन में निकल जाएगा, सरकारी अफसरान के पास वापस आ जाएगा, सियासतदानों के पास आ जाएगा। दरअसल ये प्रोजेक्ट भी पॉलिटिकल सपोर्ट खरीदने के लिए किया जा रहा है, इसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है, और ये भी सेकंड इलेक्शन की तैयारी के तौर पे ही आप इसको समझें। दूसरे ये कि SIFC के क़याम के बावजूद पाकिस्तान पिछले 50 सालों में सरमायाकारी की बदतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। तो यानी सरमायाकारी जो है 50 साल की कम तरीन सतह पर है, और उसके बावजूद नए वुज़रा शामिल किए जा रहे हैं और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। तो ये ग्रोथ कुछ समझ में नहीं आ रही, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी ये ग्रोथ के दावे कर रहे हैं। मैडम सैयद वो तनख्वाहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन भी ले रहे हैं जी, वो भी गलत ले रहे हैं, लेकिन जो बात गलत है वो सबकी गलत, जो बात गलत है वो सबकी गलत है। जो अगर इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन शामिल हैं और वो इसकी हिमायत कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। तो बाकी अभी इन्होंने कहा कि पतन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि पतन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं सरवर बारी, उनके घर पे पुलिस ने रेड की और उनका कसूर ये था कि पतन रिपोर्ट के मुताबिक
इलेक्शन में जो 64 तरीके अपनाए गए रिगिंग के, वो उन्होंने बेनकाब कर दिए थे। तो इस बात पर उनके घर में पुलिस रेड हुई, हरासमेंट हुई। इसके अलावा जो यहाँ पर बात करना, जो पीका एक्ट लग गया और उसके बाद सहाफत पर जो कदगन लगा दी गई, पाबंदियां लगा दी गई, इसमें अरशद शरीफ से हम शुरू करते हैं। इमरान रियाज, मोहित पीरजादा, शाबिर शाकिर, तमीना पाशा, काशिफ अब्बासी, हबीब अकरम, अकबर बाजवा, पारस जहांजेब, खालिद जमील, जुबैर अली खान, इन तमाम सहाफियों को अपनी नौकरियों से जाना पड़ा, इनको ऑफ एयर कर दिया गया, सिर्फ इस पादाश में कि वो बोलते क्यों हैं। तो अगर ऐसा कुछ ना होता, मतलब तो आप पाबंदियां क्यों लगा रहे हैं? आप सहाफत पर आप किसी को बोलने क्यों नहीं दे रहे? आप कुछ ऐसा गलत कर क्यों रहे हैं और आप ऐसा कोई गलत कर रहे हैं जिसके बोलने पर पाबंदी है? तो इस वक्त एक शेर जहन दस्तूरे ज़बाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़बां मेरी। तो सहाफत पर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, अगर इतने ही अच्छे हालात होते और अगर इतना ही मुल्क तरक्की करा होता तो 18 से 20 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर ना जाता। मैडम सैयद, आपने बहुत खूबसूरत बात की है, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में भी लगती रही। मतीउल्लाह जान साहब उसका जो है उस पर इसी जद में आए, सैफ अवान साहब इसी जद में आए और दर्जनों सहाफ़ी इसकी जद में आते रहे। ये तमाम हुकूमतों को ये सोचना चाहिए कि अपने दौरे हुकूमत में भी ये काम ना करें, तो फिर हाँ, हमारी हमायत जहाँ पे भी करते हुए नजर आएंगे वो फिर अच्छे भी लगेंगे और मस्बत चीज़ें भी सामने आएंगी कि हमने ऐसा नहीं किया था लेकिन ये हुकूमत कर रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये इधर कहना चाहिए कि हमने भी ऐसा किया था और ये हुकूमत भी ऐसा कर रही है। नहीं, हमारी हुकूमत में ऐसी बिल्कुल सहाफत पर कभी कोई कदगन नहीं लगाई गई। हमारी इमरान खान के दौर में कभी किसी सहाफियों के ऊपर इस किस्म का पीका काला कानून टाइप की चीज नहीं लाई गई और इतनी सख्त पाबंदियां कभी भी नहीं थी। और अगर इनके हालात इतने अच्छे होते तो इनको पीका एक्ट ना लगाना पड़ता। अदलिया हमारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 26वीं अमेंडमेंट के बाद अदलिया बिल्कुल गिरवी रखी जा चुकी है। और इसके अलावा चंद बड़े लोग हैं, उनको जजेस को ट्रांसफर करके बाहर से ना मंगवाना पड़ता, अदालतों को कोर्ट पैकिंग की जरूरत ना पड़ती, केसेस को डिले करने की जरूरत ना पड़ती। अभी आप इमरान खान के केसेस को देखें कि बिला वजह जो तात्तुल का शिकार किया जा रहा है, बिला वजह जो इनकी डेट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? हमारे नौजवानों को इस कस्म पुरसी के आलम में कश्तियों में बैठ के मुल्क से फरार ना होना पड़ता। 500 अफराद की जो ये कश्तियां जाती हैं और ये डूब जाती हैं, तो इसकी क्या वजह है कि हमारे मुल्क का नौजवान इस कदर मायूस हो चुका है कि वो ये मुल्क इस मुल्क से छोड़ने की बात करता है, छोड़ के जाने की बात करता है। आप देखें कि अदालत का ये हाल है, अदलिया का ये हाल है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से 142 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर जो है वो 140 है। अभी जो एक वाकया हुआ है आसिफ जावेद का, जिन्होंने हाई कोर्ट के बाहर खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली, तो 9-10 साल से वो शख्स अदालतों के धक्के खा रहे थे। हालांकि लोअर कोर्ट में उनके हक में फैसला हो गया था, मगर हाई कोर्ट में उनको मजीद लटकाया गया, इसी तरह से तात्तुल का शिकार किया गया और उन्होंने मायूसी की हालत में वहां पर अपनी जान दे दी। तो इसी तरह आप अगर जायजा लें इसका, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के जारी करदा डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक शहरी आजादी के मामले में 3 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार है पाकिस्तान। जमहूरियत के मामले में 6 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार है। 165 मुल्कों के जो किए गए जो सर्वे के मुताबिक जमहूरियत में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान शामिल है। तो ये हालात है इस मुल्क की। और फिर उसके बाद आप लोग दावे करते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। तरक्की की राह पर गामजन पाकिस्तान के अवाम नहीं है, सिर्फ आप लोग हैं, हुकूमत के लोग हैं, अशराफिया हैं और वो सियासतदान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे हैं। उनके घरों में जाकर देखें तो वाकई मुल्क बहुत तरक्की का शिकार है। ये आप लोग अपनी तरक्की का बता रहे हैं, अवाम की तरक्की का नहीं बता रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जी मैडम सैयद कंप्लीट कर लीजिए। अवाम इस वक्त बहुत परेशान है कि जो और ख़ास तौर से जो रमज़ान आया है, ये नाजायज़ आमदनी का महीना बन गया है। ये रमज़ान का महीना नहीं लगता। फल हो गया, चिकन हो गया, घी, तेल, सब्जी, फ्रूट, ये सब की जो कीमतें हैं, ऑयल, इन सब की कीमतें बिल्कुल आसमान पे चली गई हैं और गरीब इस वक्त बिल्कुल खुदकुशी पर मजबूर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम सैयद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सारा अली सैयद साहबा एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थी
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की एक साल कारकर्दगी के हवाले से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन है। मुल्क जो है वो हमारी हुकूमत से पहले जो है वो डिफ़ॉल्ट के करीब था। हमने मुल्क को बचाया, रियासत को बचाया, सियासत दाव पे लगा के। इस पे सारा अली सैयद एडवोकेट की जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया। फैक्ट्स के साथ उन्होंने तमाम तर चीज़ें सामने रखी, जिसपे उन्होंने वजारतों का भी जिक्र किया जो अभी वजारतें दी गई। 55 के करीब ये पाकिस्तान में वजारतें हैं। उन्होंने USA का उस पर रेफरेंस दिया, UK का दिया, इंडिया का दिया, जापान का दिया। और इसी तरह से इस पे आसिफ बाजवा साहब की जानिब से मौक़िफ़ भी पेश किया गया कि वो बिना मुआवजा वजारतें जो हैं वो दी गई हैं और इस पे हुकूमत वक्त उनको पे नहीं करेगी। उन्होंने 3 दफ़ा ये बात की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन वजारती उमूर के तहत अपनी तनख्वाह नहीं ले रहा है। दूसरा, महंगाई के हवाले से मौजूदा सूरत हाल की बात की गई, जिसपे सारा अली सैयद साहबा ने बात की कि रमज़ान में चीज़ें सस्ती की गई मगर उसमें पहले बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा किया गया। 3-4 रुपए सस्ती की गई, पेट्रोल में 56 पैसे कमी की गई और इसी तरह से डीजल में 3 कुछ पैसे जो है वो कमी की गई। लेकिन इससे कबल वो पहले सैकड़ों गुना जो है उसमें इजाफा किया गया और अब इतना सा रिलीफ दिया गया। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इस पे बिल्कुल नाखुश नजर आते हैं। तशहीर और इश्तिहारात के हवाले से बात की। इस पे KP गवर्नमेंट भी जो है वो पेश नजर आती है, पंजाब हुकूमत भी इस पे पेश नजर आती है। इनिशिएटिव्स के हवाले से बात की, लेकिन उस पर भी बाजवा साहब की जानिब से यह कहा गया कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी बढ़ के काम करती हुई नजर आ रही हैं। और तशहीर और इश्तिहारात के हवाले से उन्होंने बात की कि वो जो अमाउंट एक फिक्स्ड अमाउंट होती है जो इश्तिहारात के लिए इस्तेमाल की जाती है, हर हुकूमत में, हर दौरे हुकूमत में वो लाजिम होता है इन इदारों को चलाना भी। उसके तहत उसके अंदर रहते हुए अगर वो की गई है तो वो दुरुस्त है, उस पर फिर कोई भी गलत बात नहीं है। बिना उस चीज़ के कि वो प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं, वो प्रोग्राम्स जो हैं वो काबिल भी रहते हैं या नहीं, उनके रंग उड़ जाते हैं या नहीं, ये भी बात ज़ेरे गौर आई। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।